बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो ट्यून इन किए हुए मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। आप मेरा बताया हुआ सबक रोज कैसे भूल जाते हैं? आपने मेरा नाम बताया। बस अब सबक बहुत हो गया ना, अब 2 हफ्ते नहीं, रोज बताने मेरे ख्याल में बंदे के बजाय ना सबक तब्दील होना चाहिए। अच्छा जी, और आज आपने क्या ये बहुत मसला खराब हो गया, ये बात सुबह सुबह शुरू हो गई। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप ठीक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी बात है, आपको मेरी याद आ गई और आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त रमज़ान की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और इस वक्त एक ही चीज़ सुनने में आ रही है, हाय महंगाई, हाय महंगाई। जो भी रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, यू नो स्टोर्स के अंदर जा रहा है। और कल तो मुझे किसी ने बताया, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन पता चला कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। और आज वैसे मेरा ग्रोसरी करने का प्लान था और मत जाओ, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, पैसे बचे नहीं तो करने नहीं, खाना पीना नहीं है। अच्छा जी, रमज़ान की तैयारी वैसे अमूमन घरों में इमरान बहुत एहतमाम किया जाता है। रमज़ान से पहले प्रॉपर एक वो होता है कि सेटअप आपने सारा कुछ करना है। और इस बार कोविड की वजह जो सिचुएशन है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और अब जो अफ्तारी है, सहरी हम जो बाहर करते हैं उसमें, और क्योंकि आम लोग उमूमी तौर पर नमाज़ों की रूटीन थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है रमज़ान के अंदर, तो जो SOPs हो सकते हैं वो मास्क ऑन हो सकता है, जाए नमाज घर से लेके जाएँ, सफ़ बंदी जो होती है उसके अंदर फासला रखें। वैसे मुझे लगता है, और ये बात सच भी है, कि काफ़ी हद तक जो SOPs की पाबंदी की गई वो मसाजिद के अंदर की गई और उस वजह से भी कोरोना इनिशियली जो पहली 2 वेव से बड़ा कंट्रोल हुआ। और फिर ओबियसली रहमत और बरकतों का महीना तो है ही, दुआएं करेंगे हम सब लोग कि अल्लाह इस वायरस से हमारी जान छुड़ा दे। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की वो महंगाई वाले से है। सो बजट की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इस दफ़ा एक कोशिश हर दफ़ा ही हम तो करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि इस दफ़ा कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा सा अपना बजट कट करके मुस्तहिकीन तक ज़रूर पहुँचिए। वो लोग जो कि मुस्तहिक है, जिनकी घर की ज़रूरी अशिया आपकी गैर ज़रूरी अशिया से ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से रमज़ान में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, जो फूड जब इस तरह से एक वेव चलती है और हम सारा उसमें करते हैं कंट्रीब्यूशन, तो ये इस महीने की भी बरकत है। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे, रमज़ान के हवाले से भी हमारे एक्सप्रेसो में कुछ खास होगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। PDM इत्तेहाद का शिराजा बिखरने लगा। ANP के बाद पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, मजीद कई जिंदगियों के चराग गुल। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी शाहजहां की दाई अलमारूफ दाई अंगा के मकबरे की। फनकार बेतरतीबी में कैसे नई तरतीब और नज्म निकालता है, देखिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। दोनों बाजुओं से महरूम कंप्यूटर एक्सपर्ट असना जावेद होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जी, हेडलाइंस आपने जानी, आपको पता चल गया होगा आज के शो में भी बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं। मैच का जिक्र तो करें, इतना बुरा नहीं करना, अच्छी बातें करनी है, बहुत बुरा आ रहा है। मैंने वो आके करेंगे। दिल करे पहला सेगमेंट इस पे करें। नहीं, हम बड़ी खबर करेंगे। कभी मेरे जज्बात का एहतराम नहीं करती हैं और मैं चाहता हूं कि हम मैच पे बात करें, लेकिन अच्छा खैर, बड़ी खबर में सबसे पहले अपोजिशन इत्तेहाद की बात है। तो PDM बिखरना शुरू हो चुकी है। ये तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसल यही हमारी बड़ी खबर है। अवामी नेशनल पार्टी के बाद पीपल्स पार्टी भी PDM से अलहदा होने के लिए तैयार है, बल्कि क्या उन्होंने कह दिया। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल की खूब भड़ास निकाली और शो कॉज नोटिस को मुस्तरद किया। और फिरदौस आशिक अवान ये कहती हैं कि उन्होंने शो कॉज नोटिस नहीं, PDM का गिरेबान फाड़ा है। और PDM के तमाम ओहदों से इस्तीफे देने का ऐलान किया गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर शिकवों के अंबार लगा दिए और सवालात उठाए कि जब किसी को बाहर भेजने की इजाज़त दी गई तब शोकास क्यों नहीं किया गया। बुजदार सरकार के साथ मुकम्मल पर शोकास क्यों नहीं हुआ। सेनेट इलेक्शन में PTI को 5 नशिस्तें तोहफे में दी गई, तब शोकास क्यों नहीं हुआ। जबकि सिंध में DGA और PTA के मुकम्मल किया गया, तब शोकास क्यों नहीं हुआ। इन्होंने इतने सारे सवालात किए, उनके जवाब कौन देगा? जवाब अब आज देंगे ना। कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, खैर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करने के हवाले से इसको एक साजिश करार देते हुए वाजे किया कि जिसने इस्तीफे देने हैं दें, हम पर कोई अपने फैसले मुसल्लत ना करे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नमेंट को भी आड़े हाथों लिया इस मौके पर और हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि IMF डील के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान करते हैं। बिलावल की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून कैसे पीछे रहती। कुछ नर्म और कुछ गर्म रद्द अमल सामने आया, लेकिन अगर हम लीगी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा की बात
बात करें तो उन्होंने वजाहत पेश करते हुए ये दावा किया है कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी करना मुस्लिम लीग नून का नहीं बल्कि पीडीएम का मुश्तरका फैसला था और पीपल्स पार्टी का मामला मौलाना फजलुर रहमान इफ़ाम तफ़हीम से तय करेंगे। जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल पर हमें सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है, मुल्की सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं, उनसे ज़रा पूछें कि वो अब इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। बहरहाल पॉलिटिक्स तो पीडीएम की डामाडोल नज़र आती ही है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल में जिस तरह की सूरत हाल या जिस तरह की शक्ल पीडीएम की निकल आई है, मुझे लगता है कि मजीद पीडीएम के वजूद को के मौसर होने पे बात करना पीपल्स पार्टी समेत शायद कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात नहीं होगी। तो हम अगर बात करें, आज फैसला कर लेती है पीडीएम के पीपल्स पार्टी और एएनपी हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम अपनी पॉलिटिक्स जारी रखेगी, यानी कि बाकी की जमातें, तो आप इसको कितना मौसर समझते हैं हुकूमत के खिलाफ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। काश कि हम इस पे बात नहीं कर रहे होते। हम इस पे पीडीएम के मसले पे अपना इतना सारा वक्त पहले भी ज़ाया कर चुके हैं, अभी मज़ीद ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि इसकी चूँकि शक्ल नहीं निकली बल्कि शक्ल बिगड़ गई है और वो बिखरी हुई शक्ल है जो कि अभी दोबारा जुड़ने वाली नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह वो तज़ादात थे जिनके होते हुए इन तमाम जमातों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। और देखिए, बुनियादी में दो बड़ी जमातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान थे जिसको हम पार्लिमानी बेरोज़गार भी कहते हैं। और वो चूँकि उनको एक उम्मीद हो चली थी कि चूँकि उनका अपना एक मखसूस हल्का नयाबत है ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो ख़ुद को रेलेवेंट रखना चाह रहे थे, वो हो भी गए थे रेलेवेंट। यानी इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अवामी नेशनल पार्टी, जिसने उन्हें कभी किसी ज़माने में बाबाए तालिबान कहा था और तालिबान का रूहानी सरबराह कहा था, उन्होंने भी उनको कन्वीनर के तौर पे मान लिया। तो इस तरह महमूद खान अचकज़ई, वो भी माजी में मौलाना फजलुर रहमान या JUI पे हमला करने से कभी भी नहीं चूकते थे, उन्होंने भी उनको कन्वीनर मान लिया। तो ये एक बहुत बड़ा तज़ाद था पाकिस्तान की सियासत का, एक लिहाज से मुनाफिकाना तज़ाद था जिसमें ये इकट्ठे तो हुए, लेकिन उसका शिराजा ऐन उस वक्त बिखर गया जब उनमें से एक बड़ी जमात ने फैसला किया कि उन्होंने जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके मुताबिक ही चलना है। और ये इस्तीफ़े वगैरह जिस अंदाज में रोलर कोस्टर में चलना चाह रही थी मरियम सफदर साहिबा, कि वो मुमकिन नहीं है। सियासत में लोग बच चाक के नाप तोल के चलते हैं, तो वो मरियम नवाज की वो जो सियासत थी वो मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ नाकाम हुई और उसका नतीजा पीडीएम के अब बिखरने की सूरत में सामने आया। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, जैसे आपने खुद भी कहा, पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से हम देखा बहुत हाइप थी और फिर इसके हवाले से जो गवर्नमेंट थी वो इतनी बहुत रिलैक्स हमें नज़र आई, जो वज़रा थे वो भी बहुत रिलैक्स नज़र आए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह से आपने अपनी बात के आगाज़ में भी कहा। बिलावल भुट्टो ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमें इत्तेहाद को बरकरार रखना है तो एएनपी और पीपल्स पार्टी से पीडीएम को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको लगता है कि क्या पीडीएम इत्तेहाद को बचाने के लिए माफ़ी मांगेगी या इस हवाले से कोई स्टेप उठाएगी? देखिए, फ़िलहाल तो माहौल काफ़ी गर्म है। शायद खाकाना अब्बासी साहब ने भी काफ़ी मेरा ख्याल खरी खरी दी हैं बिलावल भुट्टो साहब को और उनके साथियों को। लेकिन सियासत बड़ी खूबसूरत चीज़ है जिसको जमहूरियत भी कहते हैं। इसमें हमारे जैसे मुल्कों में लोग अक्सर कंप्रोमाइज़ पे यानी समझौते पे आमादा रहते हैं अगर वो उनको सूट करता है। दुनिया भर में नॉर्म भी यही है कि अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है तो आप उसको अपना लें। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ तो उसमें कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसमें कोई बईद नहीं है कि अगर आइंदा दिनों में इनकी आपस में फिर मुलाकातें हो जाएं तो फिर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग के, और चूँकि मतमे नज़र या टारगेट उनका हुकूमत है तो वो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि माजी गुज़श्ता 30 बरसों में बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आर्मी, इन तीनों के दरमियान और जरदारी साहब के जितनी कुदूरतें पैदा हुई हैं, जितनी एक दूसरे को उन्होंने गालियाँ दी हैं, एक दूसरे से जितनी नफ़रतें करते रहे हैं उन पॉलिसियों की वजह से जिसके ज़रिए वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते रहे, वो इनके जहनों से, दिलों से जाने वाली नहीं है।
और जब भी मुश्किल वक्त आएगा तो वही कुदूरतें, वही नफरतें जो हैं वो उभर के सामने आएंगी इनके रास्ते में। ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि बिल आखिर अलग अलग जमातें हैं, उन्होंने अपने अपने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं। अगर एक दूसरे के साथ मिल के ये एक सियासत का अपना एक मार्च करें तो उसमें तो इनकी अपनी आइडेंटिटी भी फिर किसी हद तक मुतासिर हो सकती है, जिसके खदशे के पेश नज़र पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों का साथ ना देने का फैसला किया। और वो करते भी क्यों कि उनके पास सूबे की हुकूमत है, सेनेट में मेजॉरिटी है, असेंबली में बहुत अच्छी तादाद है, एंड रेस्ट ऑफ देम हैड नथिंग टू लूज एज सच, जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा इम्तियाज, एक जानिब तो हमने ये जिक्र कर लिया जी, एक जानिब तो हमने ये बात कर ली, दूसरी जानिब अब मैं हुकूमत की तरफ आ जाता हूँ। इससे पहले भी बात हुई थी एक प्रोग्राम में जिसमें हमने हुकूमती चैलेंजेस के बारे में जब बात की, या जब भी हम बात करते हैं तो उसको कभी भी ओपोजिशन की पॉलिटिक्स को हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं कहते। जो तहरीक इंसाफ के अंदर के मसाइल हैं वो उसके लिए चैलेंज हैं, जो गवर्नेंस के इन गवर्नमेंट मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सबसे पहले जागीर तरीन साहब के हवाले से इस वक्त जो मामला चल रहा है, आज फिर उनको तलब किया गया है चीनी स्कैंडल में। एक तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर की पॉलिटिक्स को किस जानिब लेके जा रहा है, और क्या वाकई कोई बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रही है तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल की सियासत के लिए, या महज वक्ती तौर पे जैसे नैब इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को पकड़ती है, फिर जुर्म साबित नहीं होता छोड़ देती है, इसी तरह का मामला अभी देखने में आएगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये मामला भी ऐसे ही फिजल आउट हो जाएगा जैसे और बड़े मामलात हुए। देखिए ना, नैब ने कितने बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ केसेस शुरू किए हैं, उन सब की जमानतें हो जाती हैं, आके पार्लियामान में जाते हैं। अब इसको आप वज़ीर आज़म के नुक्ते नज़र से अगर देखें, जो उनका एक बयानिया है कि जी हमने सबके साथ इंसाफ करना है, यहाँ पे कानून की अमलदारी होनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए भी कानून होना चाहिए, वो अपने पर्सपेक्टिव से ठीक है। लेकिन बाकी का जो निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम, शुगर माफिया या जो शुगर लॉबी है, या आटे की लॉबी है, या सीमेंट की लॉबी है, वो किस हद तक उसको कामयाब, उस बयानी को कामयाब होने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि जितने माफियाज के खिलाफ वज़ीर आज़म अपनी जंग का इआदा बार बार करते रहते हैं, उन्हीं के बहुत सारे नुमाइंदों ने उनके इर्द गिर्द एक हिसार बना रखा है। ये लोग हैं जो कि शुगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। वही लोग हैं जिनको माजी में ATM भी कहा जाता था, बहुत सारे इनके फाइनेंसियर्स थे, कि वही लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स की नई गाड़ियां भी दरामद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल इतना ऊंचा चला गया है हालिया 3-4 महीनों में। तो यहाँ पे आपको सर्वाइवल की, अपनी बका की फिक्र, एक मसला दरपेश है। दूसरी तरफ इन्होंने हर किस्म की ब्रांड की गाड़ी की इजाज़त दे दी है, बजाय इसके कि जो पहले से यहाँ पे ब्रांड्स मौजूद हैं उनको मजबूर करें कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे करें ताकि हमारा ज़र-ए-मुबादला खर्च ना हो। उस तरफ शुरू तवज्जो थी, अब तवज्जो बिल्कुल हट के अपने उन लोगों को खुश कर रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़ी एजेंसियां ले ली हैं बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करने की। सो ये बुनियादी तौर पे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को घेर लिया है ब्यूरोक्रेसी की मदद से। तो एक पक्का हिसार जिसमें एक इस वज़ीर आज़म के लिए मुझे लगता है कि इस वक्त बिल्कुल वो बेबस होकर रह गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। ओके ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और अपना तज्ज़िया हमारे सामने रखने के लिए। जैसा कि तकरीबन सभी पाकिस्तान के जो सियासी तौर ऐसे अजहान हैं जो कि तज्ज़िया करने की सलाहियत रखते हैं, उनका सबका यही मानना है इस वक्त कि हुकूमत के लिए असली चैलेंज पॉलिटिक्स तो कभी थी ही नहीं। इनके लिए चैलेंज तो महंगाई था, और वो महंगाई का चैलेंज, वो गवर्नेंस का चैलेंज, और फिर जिसकी मिसाल इम्तियाज़ गुल साहब ने भी दी, कुछ लोगों ने घेर लिया है वज़ीर आज़म को। ऐसा लगता है कि बेबस नज़र आते हैं फैसले करने के लिए, लेकिन क्या वो बेबस जानबूझ के हैं या इसकी वजह से हैं, ये मेरे ख्याल में वोटर्स बेहतर फैसला कर सकते हैं। कुछ हद तक डस्का में और ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स ने फैसला किया भी, अब भी अगर आंखें न खुलें तो फिर जाने कब खुलेंगी। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से मुतासरा शहरों में मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गई हैं, ताहम इसके बावजूद यौमिया केसेज और अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। कल तो खतरनाक हद तक, कल तो तकरीबन 118 गालिबन अब रिपोर्ट कर रहे थे हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे के हो गई हैं जो हलाकतें हैं, और ये अब तक होने वाली एक दिन में सबसे ज़्यादा भी हैं, और 5000 से ज़ायद केसेस यूजुअली रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। वेंटिलेटर्स के हवाले से और बेड्स के हवाले से भी हम आपको बताएं तो मुसलसल कम पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुल्क में जो कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल है, इस पर NCOC की जानिब से भी शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, और वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्विटर मैसेज में कहा है कि इंतज़ामिया को SOPs पर जो पाबंदी है उसको यकीनी बनाना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो कोरोना SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल कराया जाए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, इन समेत अवामी सतह पर जो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो मायूसी का एक पेश खेमा है और मायूसी की तस्वीर पेश कर रही हैं, और आवाम से उन्होंने अपील भी की कि कम से कम शहरी अपने तौर पर तो मास्क पहन लें और SOPs का ख्याल हम भी ये कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों को एहतियात ना करने का जो एक उन्होंने सोचा, एहतियात नहीं करनी। आपको वैक्सीन लगवाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप SOPs पर अमल ना करें, आप उस पर एहतियात ना करें। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। डॉक्टर अब्दुल बारी, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हम एक्सप्रेसो में ऑब्वियसली कोविड को रोज़ इसलिए डिस्कस करते हैं कि थर्ड वेव के हवाले से ही कहा जा रहा है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। लोग एहतियात इस हवाले से क्यों नहीं कर रहे, ये आपसे हम ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज दें। लेकिन अभी हम पूरी दुनिया की सिचुएशन की बात करें, तेज़ी से फैल रहा है, और ये जो UK वेरिएंट है जिसको हम कही जा रहे थे बार बार, बहुत तेज़ी से फैले है, बद एहतियाती है। क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जैसे सब कह रहे हैं कि SOPs पे अमल करना ज़रूरी है, और हमारे अपने रवैयों में तब्दीली जब तक नहीं लाएंगे तो जितनी भी जो वो होता रहेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो हम सबको इसको रियलाइज़ करना है कि कोविड एक हकीकत है, हमको उसके साथ जीना सीखना होगा, एहतियाती तदाबीर पे अमल करना होगा, उसके बगैर नहीं होगा, और वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज़ करना होगा, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं होगी हमारे पूरी दुनिया में इस तरीके से जब तक नहीं होगा ये कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, हम कल भी मुसलसल एक चीज़ को फोकस रखे हुए थे, आज भी हम बात करें कि पहली वेव के अंदर हमने आइसोलेशन के ऊपर जोर दिया, डॉक्टर साहब आइसोलेशन सेंटर्स पे जोर दिया। इस वक्त हम बात ही वेंटिलेटर रहे हैं, बात ही ऑक्सीजन की कर रहे हैं या मास्क की कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो वेरिएंट है ये ज़्यादा लोगों को सीरियसली हिट कर रहा है। इस वक्त लाहौर सबसे ज़्यादा एज के ऊपर है, सिंध में भी केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जिस पर प्रेशर बढ़ रहा है, केपेबल होगा अगले कुछ दिनों में कि इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर सके? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर बारी, कैन यू हियर मी? आपकी आवाज में काफी इको आ रहा है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस सारे प्रेशर को ले पाएगा जो इस वक्त बिल्ट हो रहा है ओवरऑल कोविड की वजह से? डॉक्टर साहब जी, आपकी आवाज में इको काफी है, कुछ बीच में से। अच्छा, इको हो रही है। मैं एक दफा फिर पूछने की कोशिश कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं हेल्थ सिस्टम के हवाले से पूछ रहा हूं, हमारा हेल्थ सिस्टम इस प्रेशर को ले पाएगा जो इस वक्त बिल्ट हुआ है कोविड की वजह से? डॉक्टर साहब नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद ऑडियो। ठीक है, हम दोबारा जरा कोशिश करें अगर लिंक कर पाए डॉक्टर साहब से। इस वक्त हम हमारे साथ CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी मौजूद हैं, और हम कर रहे हैं वो यही है कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा है। और कल डॉक्टर फैसल की यही स्टेटमेंट सामने आई थी जो कि मुआविन खुसूसी सेहत है, उन्होंने कहा कि सिस्टम हमारा केपेबल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ? बिल्कुल रब्ता अभी हम करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, और हम दोबारा से जरा वहीं से लिंक करते हैं जहाँ पे सिलसिला हमारा रुका था। डॉक्टर साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। हम आपसे पूछना चाह रहे थे हमारे हेल्थ सिस्टम के हवाले से। कल डॉक्टर फैसल की भी स्टेटमेंट आई थी कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है, कहीं पे 80 कहीं पे 70% हमारे बेड्स कवर हो चुके हैं। तो हमारा हेल्थ सिस्टम सिंध में भी पंजाब में भी इस केपेबल इनफ आपको लगता है कि इस प्रेशर को ले पाएगा, या अभी से हमें इसको कंटेन करना होगा सूरत हाल को? देखें, अभी जो पंजाब और KP के और कश्मीर में जो हालात हैं उसके साथ अभी से कंटेन करना पड़ेगा। अभी तक सिंध में इतना प्रेशर नहीं है, अभी सिंध में अभी ओनली 10% ऑफ बेड्स ऑक्यूपेंसी है।
लेकिन अगर ये इन्होंने इंटर प्रोविंशियल से ये जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर इन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो ये फिर सिंध में भी आ जाएगा। तो इसलिए इसको कंटेन करना पड़ेगा, कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। आज कैबिनेट भी है, इनको सोचना चाहिए। एनसीओसी लेवल पर भी हमने भी कहा था कि इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाए ताकि ये चीज़ जो है ना बाकी कंटेन हो जाए। तो एक्शन करना और वैक्सीनेशन के लिए जी भी जो है ना इनको बढ़ाना पड़ेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर में भी आया था, और देखें लोग बहुत तैयार, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अभी जो स्पुतनिक खत्म हो चुकी है, कैंसिनो बायो आके रखी भी है, लेकिन कुछ उनको परमिशंस हैं वो नहीं मिल रही वैक्सीन के है। हवाले से बात की, हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन के हवाले से बहुत सारे डिफरेंट जो कहने कॉन्सेप्ट सामने आ रहे थे, या लोगों का कंसर्न था कि कुछ वैक्सीन लगवाते ही एक तो हम SOPs पे अमल दरामद ना करने की बात भी करें, उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करें कि कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ को सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ को नहीं आ रहे। तो वैक्सीन के हवाले से भी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम चाहेंगे आप हमारे प्लेटफॉर्म से उनको क्लियर कर दें। देखिए वैक्सीन जो है ना, तमाम वैक्सीन सेफ है। तमाम वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, किसी की 95% है, किसी की 75%, 77% है। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि ये सारी जो है ना, अगर किसी को कोविड होगा भी तो वो माइल्ड होगा, सीवियरिटी नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीन को लगाना ज़रूरी है, जो मिल जाए। ये नहीं करें कि हम उसका इंतजार करें, जो अवेलेबल है वो मैं यही कहता हूँ कि वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन मैनी इन द बुश। तो आपको जो मिल जाए उसको लगवा लें। और मैं जो पहले भी कह रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट को जो है ना फैसिलिटेट करना चाहिए। जो कैंसिनो बायो की वैक्सीन आके रखी भी है, लेकिन कुछ परमिशंस अब उसमें कुछ बहुत, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको जल्दी फैसले करने होते हैं। और कुछ नए जो प्रोडक्शन जो है ना, सप्लाई डिमांड का इश्यूज हैं, कुछ प्रोडक्शन जो तो डॉक्टर साहब इस डिले की वजह क्या है? पूरी दुनिया में अमेरिका समेत, बरतानिया समेत खबरें ये आ रही हैं कि 80% से ज़ायद आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया है। हमारे यहाँ फैसले ही नहीं हो पा रहे। एक जानिब हम वकालत करते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज 18वीं तरमीम की, कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, लेकिन दूसरी जानिब जब फैसले करने की बात आती है तो हर सूबे की अपनी डायरेक्शन है, मसला कौमी है, फैसले अपने अपने हैं। इसकी क्या वजह, इससे कैसे निकलें हम? इसको कोई बैठ के इसके ऊपर कुछ फैसला कर दे कि एनसीओसी का जो एक प्लेटफॉर्म है काफ़ी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म रहा है, हमने देखा है पिछले साल के अंदर। तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपस में डिस्कस करके इसके सही फैसले करने चाहिए। एक कमांड वहाँ से होनी चाहिए और इसके फैसले करने चाहिए। देखिए दूसरी बात ये है कि और भी ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन के, क्योंकि अभी भी जो है ना इंटरनेशनली जो है ना प्रोडक्शन जो है ना सिर्फ 2 बिलियन पर ईयर की है, जो कि सिर्फ 25% ऑफ पॉपुलेशन दुनिया के लिए पूरी है। तो इसलिए आपको नई जो वैक्सीन के ट्रायल्स आ रहे हैं उसमें लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए, क्योंकि उसमें डबल ब्लाइंड भी होगा तो 50% लोगों को वैक्सीन लगेगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को जो अगर प्राइवेटली भी लोग लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट तैयार बैठे हुए हैं कि अगर इजाज़त मिले तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की ऑफर्स हैं कि आप, कॉर्पोरेट्स भी कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना मंगवाएं, हम आपको गरीबों के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए फैसिलिटेट करें, ताकि एक गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो सारे सेक्टर्स को मिल के करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने इस अहम मामले पे हमें वक्त दिया। और हम जब भी आपको मदू करते हैं आप आते हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी CEO इंडस हॉस्पिटल हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन मेरे लगवा लें, अगर आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं भी होंगे तो कम से कम कोरोना होगा भी तो माइल्ड होगा, इससे फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। इस वक्त हम आपको इस्लामाबाद बराह रास्त के लिए चलते हैं, जहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म, इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे और PDM के हवाले से एक बार फिर उन्होंने अपने खदशात क्या बल्कि बड़े वाज़े हैं वो। उन्होंने कहा कि PDM के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब कोई जगह नहीं है, जो एतमाद पार्टी अपना खो बैठे उसकी इत्तेहाद में कोई जगह नहीं है। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से मुतवक्के है जब इजलास होगा, और इस पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बाहिम्मत पाकिस्तानी से जो सबके लिए मिसाल है। दोनों बाजू से महरूम तो हैं मगर उनका काम जो है वो इतना हैरान कर देने वाला है कि हम खुद हैरान हो गए। और ये आप उनको देखेंगे तो आप उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। हम बात करें असना जावेद की, जो पैदाइशी तौर पर हाथों से महरूम तो हैं और अपने पैरों की मदद से लैपटॉप चलाती हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। असना जो जावेद, हम जिनकी बात करें, आला तालीम हासिल करने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी माहिराना सलाहियतें मनवारी और एक बैनुल-अक़वामी इदारे में आला ओहदे पर भी फायदा है। माशाल्लाह। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा पेट जुमला हो गया ना कि
कोई पाकिस्तान में अचीव करे कुछ बहुत बड़ा और वो हमारे शो में ना ही हो नहीं सकता। इस वक्त इसना हमारे साथ मौजूद हैं, सो उनसे हम बात कर लेते हैं। इसना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आई नो जितना आपका सफ़र है, जितनी मुश्किल ये जर्नी है, उसके मुकाबले में चंद लफ्ज़ उसको कतन जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम आपसे आपकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने इस कमज़ोरी को अपने आड़े नहीं आने दिया और एक मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने मौजूद हैं। यहाँ तक कैसे पहुँची इसना? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया फॉर हैविंग मी टुडे। तो मेरी जर्नी जो है वो डिफरेंट भी रही है लेकिन नॉर्मल भी रही है। आई वॉज बॉर्न विदाउट आर्म्स, तो लेकिन शुरू से जो है मुझे घर में या इवन फैमिली में कभी ये महसूस नहीं कराया गया या कभी किसी ने ये चीज़ मेंशन नहीं की कि अस्ता के हाथ नहीं हैं या वो मुख्तलिफ है। तो मुझे जो है वो तकरीबन बिल्कुल नॉर्मल ही ट्रीट किया गया है, जिस तरह से मेरे भाइयों को ट्रीट किया गया या जिस तरह से मेरे बाकी कज़न्स वगैरह को ट्रीट किया गया। तो स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक प्रीटी नॉर्मल। मैं नॉर्मल स्कूल में गई हूँ, मुझे कभी कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी गई घर में, बल्कि बिल्कुल बहन बाकियों की तरह ही ट्रीट किया गया। डांट भी पड़ जाती थी, गलतियाँ भी की हैं, शरारतें भी की हैं। तो घर पे काफ़ी नॉर्मल ही रहा है। लेकिन हाँ, बाहर ऑब्वियसली कुछ रही हैं स्ट्रगल्स और जो कि ओवरकम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओवरऑल जो है फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पैदाइशी नहीं थे, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने मुकम्मल बनाया है। हम अपनी सोसाइटी में नॉर्मली ये रवायत देखते हैं, एक ट्रेंड देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई माजूरी है तो या तो हम उसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, हम उसको उस तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं देते। घर में भी नॉर्मली हमने ये प्रैक्टिस देखी है। सो चैलेंजेस ओवरऑल आपको कैसे रहे? क्योंकि ये मुझे लगता है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। आपने उन सबको ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक तो पहले मुझे ये टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, माजूर। सो मैं अपने आप को प्रेफर करती हूँ डिफरेंटली एबल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपको माजूर बनाता है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान भी है, और एक जस्ट ए वेरी सिंपल एग्जांपल कि अगर हम स्टेयर्स की जगह स्लाइड्स लगा दें तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ऊपर नीचे आना जाना। तो ये आपका एनवायरनमेंट है जो आपको माजूर बनाता है या आपको डिसेबल करता है। तो मैं हमेशा से मुख्तलिफ रही हूँ। हाँ, मैंने तरीके ढूंढे हैं जिस तरह से मैं जो है वो नॉर्मल काम कर सकूँ, दूसरों की तरह काम कर सकूँ। मेरा तरीका मुख्तलिफ है, मैं पाँव से काम करती हूँ, वही काम जो लोग हाथों से करते हैं मैं पैरों से करती हूँ। लेकिन मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल रहा है। ख़ुद से ही सीखा है, वालदा ने भी काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। मैं छोटी सी थी, तकरीबन 3-3.5 साल की, तो मैंने जो है वो पेन पाँव में पकड़ के तो लाइंस वगैरह जैसे छोटे बच्चे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। और वो देख के मेरे वालिद और वालदा ने ये डिसाइड किया। मेरी वालदा ने मेरे वालिद से एक्चुअली पूछा कि मतलब ये इस तरह से कर रही है, तो उन्होंने उनको कहा था कि हाँ ठीक है, आप इसको पढ़ाएं, अगर मतलब ये कर सकती है तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। तो वो उधर से फिर मैंने शुरू कर दिया था। और वाइल ग्रोइंग अप, जाहिर सी बात है, वेज ढूंढे हैं। जिस तरह से स्कूल जिस तरह मैं जाती थी, तो स्कूल में लिखने के लिए मेरे जो भाई हैं मेरे से बड़े वाले, उन्होंने ये किया था कि ही गॉट मी अ स्मॉल टेबल, जो कि नर्सरी केजी के बच्चों का टेबल होता है, एंड बिग चेयर। तो मैं वो लेवल के ऊपर करके तो उधर बैठ के मैं काम करना शुरू कर दिया। तो डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन हाँ मतलब ऑब्वियसली सोचा कि किस तरह से कुछ किया जा सकता है और किस तरह से उसको ओवरकम किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त। और आप जिस तरह बता रही हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस तरीके से आप अपने पाँव को इस्तेमाल में लाती हैं। और कुछ वीडियोज़ आपकी हम शायद आपको तो इस वक्त नज़र ना आ रही हो, लेकिन व्यूवर्स देख सकते हैं, जिसमें आप सभी काम अपने पाँव को इस्तेमाल में लाते हुए कर रही हैं। तो इसके लिए कोई, आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये होता चला गया और घर वालों की सपोर्ट भी इसमें रही, कितनी प्रैक्टिस आपको लगी या महज आपकी रूटीन का हिस्सा हो गया? और अब कहीं कोई काम करते हुए कहीं ना कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है? यू आर जस्ट कंफर्टेबल द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, कहीं ना कोई कुछ ऐसा महसूस होता है कि नहीं इसको मज़ीद बेहतर करना है? एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबको, मुझे लगता है कि हम सबको अपने आप को बेहतर करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मतलब जिस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बचपन से खुद ही मतलब मैंने अपने पाँव यूज़ करना शुरू कर दिए थे, तो मेरे लिए वो हाथों की तरह ही है। मैं बल्कि नॉर्मली उनको रेफर भी अपने हाथ ही कर रही होती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता, कोई एज सच मुझे चैलेंजेस नहीं होते अपने पाँव को यूज़ करते हुए। तो मेरे लिए इट्स प्रिटी नॉर्मल।
और बाकी ये है कि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी न्यू एनवायरनमेंट में होते हो, कहीं नई जगह जाते हो, तो मैं अपने लिए स्पेशली मैं जो है आई लुक अराउंड और मैं देखती हूँ कि हाउ वुड आई एडजस्ट हियर। तो वो एक चीज़ जो है वो मैं हमेशा से करती आई हूँ, और जो है वो मेरे ख्याल से हर बंदे को वो ज़रूरत होती है कि जब आप कहीं नई जगह जाते हो तो आप देखते हो कि हमने किस तरह से क्या करना है। अच्छा, वो रहा है, लेकिन मेरे लिए अभी आपने अपने चैलेंजेस तो हमें बताए। अब जो आपसे हम आपकी जो प्रोफेशनल साइड है, टेक वुमेन, आपको शौक था टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ों को, आपने इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना था और इतने बड़े इदारे के साथ आप एसोसिएटेड है, हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? और वहाँ पर आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने चैलेंजेस को डिस्कस किया, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं। तो मैंने जो है वाइल ग्रोइंग अप मुझे तो बहुत कुछ बनना था, सो कुछ एक चीज़ जो है वो नहीं थी स्पेसिफिक, लेकिन मेरे वालिद जो हैं उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम जो है वो इंजीनियरिंग करो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, बिकॉज उनको था कि इसको शौक़ है कंप्यूटर की तरफ। तो मैंने फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और मास्टर्स की कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, एंड आई जस्ट लव बीइंग इन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन पीपल, और हर रोज़ कुछ नया होता है सीखने के लिए, इट्स इनोवेशन, और आई जस्ट लव बीइंग अ पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आई हैव ऑल्सो बिन, जिस तरह आपने टेक वुमेन का जो है जिक्र किया, बेसिकली टेक वुमेन जो है वो एक US स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और आप लोगों का प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं बाकी भी ख़वातीन को आउट देयर जो है उनको इनकरेज करना चाहूँगी कि डेफिनेटली अप्लाई करें इस प्रोग्राम के लिए। इट इज़ फॉर वुमेन इन स्टेम बैकग्राउंड, सो इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड और महदूद नहीं है सिर्फ डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी तक। तो स्टेम बैकग्राउंड की जितनी भी ख़वातीन हैं वो अप्लाई करें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट selected for that. I went to America और मैंने वहाँ पे लिंक्डइन के अंदर इंटर्नशिप की थी for a month. बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर IBM एज ए लीड डेवलपर एडवोकेट। और जो है आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि डेवलपर एडवोकेट्स बेसिकली जो हैं हम क्या करते हैं कि हम डेवलपर्स को जो है वो इनेबल करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। सो दैट्स व्हाट वी डू, एंड आई जस्ट लव माय वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेवलपर्स की हेल्प करना, नई चीज़ें डिस्कस करना, क्योंकि मैं उनसे सीखती हूँ, कुछ उनको सिखा सकती हूँ। ठीक है, इन दी एंड आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से चूँकि वाबस्ता हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे देखने वालों को, खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कोविड की वजह से घर से काम कर रहे हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर पे कर रहे हैं, उनको ज़रा कुछ मशवरा दे दीजिए, वो किन ग्राउंड्स के ऊपर काम करें तो एक बेहतर करियर उनको मिल सकता है, और कितनी स्ट्रेंथ आप देख रही हैं इस करियर में आने वाले वक्त के अंदर कंप्यूटर को लेकर? सो राइट नाउ जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाह रहे हैं, what I would suggest कि focus on cloud native application building, क्योंकि everything is now shifting towards cloud, और if you look around जितनी भी बड़ी companies हैं they're adopting cloud, और जितना भी उनका platform है सब cloud पे shift हो रहा है। So learn how to do cloud development. Other than that microservices के ऊपर focus करें, data science के ऊपर focus करें, AI का बहुत ज़्यादा scope है उस पर focus किया जाए, and also IoT. ब्लॉकचेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का ट्रेंड थोड़ा सा कम है, लेकिन अदर देन दैट दीज आर दी मेन हॉट एरियाज राइट नाउ जिनके ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए और लर्निंग करें। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स गोइंग ऑन, अगर आपको जाके चेक करें, माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल की है, इवन IBM इज कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑनलाइन, तो गो एंड ज्वाइन देम, लर्न फ्रॉम दोज पीपल, लर्न स्किल्स, और अपनी नॉलेज और एजुकेशन जो है उसको इन्हांस करें। थैंक यू वेरी मच असना, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एंड यू आर मेकिंग अस एंड पाकिस्तान प्राउड एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा आपसे बात करके, और वाकई कहते हैं ना कि कुछ भी हो, आपके अगर हौसले बुलंद हैं, व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज इस मौके पे कहते हैं। और बड़ी अच्छी बातें भी इन्होंने बताई कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे एक्सेल कर सकते हैं। अब तो बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है। सो इसना वाज विद अस, एंड डू वी हैव अ ब्रेक नाउ? यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद, हाँ, एज ऑलवेज ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ सिख यात्रियों के पाकिस्तान आमद के हवाले बिल्कुल, और मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए हमें मालूम है हर साल सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। तो इस वक्त भी भारत से 800 सिख यात्री लाहौर पहुंच गए हैं। मतरूका वक्त इमरान बोर्ड के आला हुकाम ने भारतीय मेहमानों का फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया। सरदार गुरमीत सिंह ने इस मौके पर, जो कि इस पार्टी के सदर हैं, उनका ये कहना था कि खुशी है कि कोरोना के बावजूद हम गुरु की धरती के दर्शन करने पाकिस्तान आए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने इन मुक़द्दस मकामात की हाज़िरी का मौका फराहम किया है। सिख यात्रियों को, जैसा कि मैंने बताया, वाघा बॉर्डर से बसों के ज़रिए गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल रवाना किया गया और यहाँ पर जो मरकज़ी तकरीब है इसकी वो 14 अप्रैल को होगी। और पाकिस्तान में क़याम के दौरान ओबियसली चूँकि यहाँ पे एक पंजा साहब के अलावा ननकाना साहब भी है, फिर करतारपुर मौजूद है। तो ये जो सिख यात्री ननकाना साहब भी जाएंगे, करतारपुर डेरा साहब भी जाएंगे और दीगर जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका भी दौरा करेंगे। और ये हर साल ओबियसली होता है। हम अगर बाबा गुरु नानक साहब की बात करें तो मुख्तलिफ तकरीबात के सिलसिले में, उनकी पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में, बैसाखी के सिलसिले में हर साल सैकड़ों और हज़ारों भी बाज़-औक़ात जो सिख यात्री है वो पाकिस्तान आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी सिख कम्युनिटी एक बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर हम हसन अब्दाल की बात करें तो जहाँ पे रहती है, और अब तो पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर भी एक हमारे सिख लेफ्टिनेंट भी आ चुके हैं, उसके अलावा हमारे एक सिख जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन है इस कम्युनिटी की और इन लोगों दोनों की पंजाब बहुत करीब है। एग्जैक्टली। और जब हम देखते हैं हर साल सिख यात्रियों की आमद होती है तो उनकी ऑब्वियसली एक रिलीजियस, उनका मुकद्दस मकामात है, उनकी जो फिलिएशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जब वो आते हैं तो वो बहुत शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह से इंडिया का रवैया रहा है, वहाँ से लोगों का आना और इस तरह से एक दूसरी जगह पे जाना उनके लिए बहुत अच्छी एक वो कह लें जेस्चर के तौर पे आते हैं और वो हमेशा शुक्रिया अदा करते ही नजर आते हैं। और पिछले कुछ अरसे में जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज रही हैं उससे सिख कम्युनिटी खास तौर पे जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत इफेक्ट हुई है। किसान कम्युनिटी मुसलसल अब भी एहतजाज वहाँ पे जारी है। तो उसको देखते हुए जो पाकिस्तान का रवैया है, जैसे पाकिस्तान ने चंद ही महीनों के अंदर करतारपुर साहब को न सिर्फ खोला बल्कि डेवलप किया वहाँ पे, और वीज़ा के हवाले से हर लिहाज से पाकिस्तान ने एक इंतहाई आसानी रखी। और इसके लिए भी हमारी जो सिख कम्युनिटी है बहुत हमारी ममनून होती है, हमारे दिल के बहुत करीब है एक्चुअली। जैसा कि मैंने कहा कि चढ़ता पंजाब और उतरता पंजाब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मेहमान बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जाएगा और खुश खुश होकर यहाँ पे न सिर्फ रहेंगे बल्कि यहाँ से जाएंगे भी। सो गर्मियों और बाहर और अप्रैल के अंदर खास तौर पर एक्टिविटी होती है। नो डाउट। चलें जी, इसी नोट पे हम बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा जी, चूंकि हम एक्सप्रेसो में, वैसे इमरान आपको रमज़ान की कुछ वो आने से पहले फील आना शुरू हुई है? अब रमज़ान की फील मैंने तो उस वक्त आई मुझे जब मैंने ग्रॉसरी की, मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था। और उसकी वजह यह है कि ग्रॉसरी में जब आपको प्राइसेस ज़्यादा नज़र आती हैं और उसके साथ साथ जब रोड्स के ऊपर थोड़ा सा रश ज़्यादा नज़र आता है इन दिनों के अंदर, तो फिर लगता है। और बहुत सारे लोग मेरी तरह ऐसे हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट का इंतजार करते हैं ना कि ग्रॉसरी कर ली जाए रमज़ान। मैं भी हूँ इस हवाले से। लेकिन चले जनाब, इस हवाले से तो हम बात करते रहेंगे। अभी हमारी जो सेगमेंट की बारी है वो है मेरा पाकिस्तान, जिसमें हिना नियाजी दाई अंगा के जो मकबरा है उसके हवाले से उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू और उसका सारा डिटेल्स बता रही है। तो देखते हैं मेरा पाकिस्तान। मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरा पाकिस्तान के साथ मैं मुगलिया तर्ज तामीर का हामिल मकबरा दाई अंगा में मौजूद हूँ और मेरे सामने गुलाबी बाग गेटवे मौजूद है। पहले हम आपको इस गेटवे के बारे में बताएंगे और फिर इस खूबसूरत मकबरे की सैर करेंगे। तो आइए चलते हैं। और इस वक्त मैं साबिक डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अफजल खान साहब के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मुझे ये बताइए कि गुलाबी बाग गेटवे किसने तामीर करवाया और किसकी याद में तामीर हुआ? देखिए जी, मुग़लों के दौर में लाहौर में बहुत से बागात बने, ख़ास तौर पे शाहजहां के दौर में। तो ये भी शाहजहां के दौर में बनाया गया और ये वाहिद बाग है जिसके गेट पे इसकी सन तामीर भी दर्ज है। गुलाबी बाग, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये गुलाब के फूलों का एक ख़ास बाग था। जिस तरह बादामी बाग है, अंगूरी बाग है, तो इस तरह ये गुलाबी बाग भी एक बाग था जो कि गुलाब के फूलों की वजह से मशहूर था और इसमें सिर्फ गुलाब के फूल थे। ऑल राइट सर, तो चल के हमें सैर कराइए दाई अंगा के मकबरे की। जी प्लीज़। अच्छा जी, ये है मकबरा दाई अंगा
अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि दाई अंगा थी कौन और उनका नाम दाई अंगा क्यों था? असल नाम उनका क्या था? देखिए, दाई अंगा शाहजहां के दौर में और जहांगीर के आखिरी दौर में शाही महल की एक दाई थी। अच्छा। इसका असल नाम ज़ेबुन्निसा था, इसके खामन का नाम मुराद खान था। दाई अंगा इसका जो था, इसके मुतालिक ज़्यादा जो रेफरेंसेस हैं वो ये हैं कि इन्होंने शाहजहां को दूध पिलाया था। अच्छा। तो इसलिए ये शाहजहां की दाई थी। और इस महल में दो दाइयाँ बहुत मशहूर थी, एक दाई लाडो और ये दाई अंगा। अंगा। तो अंगा का मतलब है कि इसका नाम अंग, जिस्म जो होता है उससे कहते हैं अंग। हाँ जी। तो ये चूँकि इन्होंने दूध पिलाया होता है शहजादों की, उसकी देखभाल की होती है, तो इनका बहुत बड़ा रुतबा होता है अब महल में। तो इसलिए उनके वफात होने के बाद उनको इस बाग में दफन कर दिया गया और मकबरा उसका शाहजहां के दौर में बनाया गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये मकबरा किसने तामीर करवाया और कौन सी ईयर में तामीर हुआ? 1671 में इस पे डेट लिखी हुई है कि ये 1671 में इस पे किताबत की गई थी। तो जाहिर है वो 2-3 साल में बना है ये। तो 2-3 साल का अरसा जी, इसमें लगा। हाँ, टाइम तो लगता है। इतना टाइम टेकिंग क्यों होता है? वैसे तो साल में भी बन। हमारी ये जो मसाला जो इसमें यूज़ होता है, जो ईंटें यूज़ होती है, मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, कौन सा यहाँ पर काम हुआ है? इसमें देखें फ्रेस्को पेंटिंग हम इसको कहते हैं, वो आपको नज़र आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। इसमें गालिबकारी नज़र आ रही है। गालिबकारी ये जो आर्चिज़ बनी है। अच्छा। इसमें बहुत सारी जगह पे किताबत की गई है। संगे मरमर के इसके कब्र तावीज़ थे। तो सर बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको प्रॉपरली रेस्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और उनकी हालत जो है वो ऐसी होती है जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। तो इस जगह को उस तरह से मैं देख रही हूँ रेस्टोर किया गया काफ़ी हद तक, लेकिन उस तरह से नहीं किया गया या 100% नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसमें हमने कंजर्वेशन की है। कंजर्वेशन एक हमारी टेक्निक है कि जैसे जहाँ है वहाँ ही उसको रोक दिया जाता है, इससे ज़्यादा डिटीरियोरेट ना हो। हाँ, डिटीरियोरेट ना हो। रेस्टोरेशन नहीं हुई भी। अच्छा। रेस्टोरेशन ही होता है कि हम उसको नया बना देते हैं या उसको जो मिसिंग पोर्शंस हैं उसको, इसमें सिर्फ हमने कंजर्वेशन की है। अगर आप देखें तो ये इतने इतने वाइट पैचेस जो हैं ये हमारे हमने उसी तरह छोड़े हुए हैं, जो या जहाँ जो मिसिंग है उसको रोक दिया है ताकि ये सर इस चीज़ से इसकी ब्यूटी नहीं अफेक्ट होती कि इसको कम्प्लीटली नहीं नया नहीं, आप इसको नया कर देंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल है और इसी हालत में हमने इसको रखना है, ऑथेंटिक ओरिजिनल हालत में इसको रखना है। इसको नया नहीं करना, नया बनाना तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर 2 कब्रें मौजूद हैं, एक तो दाई अंगा की है, दूसरी कब्र की नहीं, दूसरी कब्र के बारे में हिस्ट्री लाहौर की बुक्स बिल्कुल साइलेंट है। अच्छा। एक ही कब्र जो दाई अंगा की बताते हैं, इसके जो कब्र के ताबीज़ थे जी। वो जो सिख दौर में जब वो 3 उन सिखों का था, लहना सिंह, सूबा सिंह और एक तीसरा भी मुझे याद नहीं, तो उनके दौर में ये लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो उन्होंने खूब लूट मार की इसकी उठा के, तो उसमें ये कब्र के ताबीज़ भी लोग उठा के ले गए, उतार के ले गए। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि मौसम कितना असरअंदाज होता है इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे? देखिए मौसम जो है, जो हमारी आजकल जो पोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब इस पर डस्ट पड़ती है, जब वो बारिश होती है तो वो जो डस्ट पड़ी होती है वो फंगस बन जाती है, वो ज़िंदा हो जाती है और इनको खाना शुरू कर देती हैनीचे जो प्लास्टर है। फिर जब उस पर तेज़ हवा चलती है तो वो जगह वहाँ से प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है और ये 30, 35, 40 साल के प्रोसेस के बाद वो मसाला जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें पटसन भी एक होती थी, वो भी डालते थे, तो वो जो फंगस है वो पटसन को पहले इफेक्ट करती, जो भी नरम चीज़ होती है उसको वो पहले इफेक्ट करती है वो फंगस। तो वो जब वो पटसन की एक हल्के से लैशेस वो ख़त्म हो जाते हैं जी, तो फिर उसमें वो कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती है। ठीक है सर मुझे ये बताइएगा कि सालाना यहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं? देखिए ये बहुत इसमें कम लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली आते हैं, जो गाइडेड टूर्स अरेंज करते हैं हमारे टूरिस्ट इदारे जो या कंपनियां जो बनी हुई हैं
या वो लोगों हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, तो वो लोग आते हैं वो देखने के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एज अ विजिटर्स यहाँ पर आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है दीवारों ये पे लोगों कुछ ने लिखा हुआ है ये और लोगों ने अब तो हमने इसका बाकायदा लॉक एंड की और कंट्रोल कर लिया है। इधर से इसका बाहर से एक रास्ता था वो भी बंद कर दिया। बंद कर दिया, बिल्कुल। हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों की हिफाजत करें, ये उन्हीं का विरसा है। महकमा या हुकूमत अकेले इतना सब कुछ नहीं कर सकती जितना लोगों को चाहिए। अब लोग आते हैं और ठुडा मार के इसको देखते हैं कि ये प्लास्टर कितना मजबूत है, नाम लिख देते हैं, हाँ चेक करते हैं, नाम लिख देते हैं। अब अगर मार्बल के किसी स्लैब पे एक मोहम्मद अफजल खान को लिख दे तो हमारा को 15,000 का केमिकल लगता है उसको हटाने में, और अगर वो परमानेंट मार्कर से लिखा गया तो वो नहीं हटेगा, वो उसके अंदर जज़ब हो जाता है। तो अंदर से भी दिखा दें कि मकबरा कैसा दिखता है। ब्यूटीफुल। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे चारों तरफ ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं, और जो जिस कातिब ने, उसका नाम मोहम्मद साले था, उसने लिखी और उसने इसमें सने तहरीर भी दर्ज किया जो 1671-72 बनता है। 1671। तो ये दूसरी इसमें जो फ्रेस्को है, जो गालिब कारी है, और जो बाकी इसकी डेकोरेटिव अच्छा, अंदर से बहुत अच्छी हालत में, और जो कलर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है, जो फ्रेस्को वर्क है, जो गालिब कारी है, वो बहुत खूबसूरत और नुमायाँ है। थैंक यू सो मच अफजल खान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ रात की दास्तान की, लेकिन वो भी बताएंगे। पहले देखते हैं खेल। मेरे माइंड में तो आ रहा था अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। खेल के मैदान की बात करें तो दूसरे T20 मैच में वो हो गया जिसका हमें डर था। साउथ अफ्रीका ने एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जोहान्सबर्ग में ये मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, और पहली ही गेंद पर गुज़िश्ता मैच के जो मर्द मुजाहिद थे, मर्द मैदान थे, मोहम्मद रिजवान, वैसे अच्छा खेलते हैं, रिजवान से कोई खास गिला नहीं है, लेकिन वो चलते बने। फिर फ़खर जमान के इंजर्ड होने पर शर्जील खान को 4 साल बाद टीम में वापसी का मौका मिला। रन्स बनाए उन्होंने, वो लिखे में सिर्फ 8। वो अपनी विकेट गंवा बैठे। इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन। 140 दो बार गए ना, 140 रन। बिल्कुल, इतने बड़े मैच में सिर्फ 7 की औसत से। और बाबर आजम साहब ने 50 तो की, तजर्बेकार प्रोफेसर मोहम्मद हफीज भी 32 रन बनाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन जवाब में जो मेजबान टीम थी साउथ अफ्रीका, उन्होंने खूब फेंटी लगाई, शानदार बैटिंग की और 140 रन का हदफ एक-तरफा तौर पर 4 विकेटों के नुकसान पर 14वें ओवर में 6 ओवर बाकी थे अभी। हाँ, आसानी कर दिया। तो मतलब ऐसा है, क्यों इतने रोमांटिक हो रहे हैं? ये हमें गुस्सा होना चाहिए, और मैं तो हूँ, मुझे दुख नहीं हो, मुझे हंसी आ रही है। देखें, कल जब पहली बैटिंग में मुझे लगा कि पाकिस्तान अब नहीं जीतेगा। खैर, हम ज्यादा नहीं बोलते, मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं हमारे साथ, तो हम मिलकर जरा जज्बात शेयर करते हैं और कौन तक पहुंचाते हैं। मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और कल जिस खदशे का आप इजहार करे थे पहले मैच के अंदर कि हम एक बॉल पहले कैसे जीते हैं, आपने कहा था कि हमें स्ट्रैटेजी के साथ खेलना चाहिए था, कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। आज हम हार ही गए, और न सिर्फ हारे बल्कि बहुत बुरा हार गए मिर्जा साहब। जी, सुबह खैर इमरान और अरमला। दरअसल पाकिस्तानी टीम, मैंने कल भी कहा था, एक ऐसी टीम है कि जो मुश्किल से मुश्किल मैच जो है, आसान मैच को मुश्किल बना देती है, और जो जीतने वाला मैच होता है उसमें हार जाती है। तो कल यही हुआ। पाकिस्तान टेंशन बहुत देती है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तमाम लोगों को, अनप्रिडिक्टेबल टीम अगर हम इसको कहें तो बेजा ना होगा, और यही हुआ कल भी। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती इमरान। इन्होंने मिडिल ऑर्डर में वो हैदर अली जो ओपनर था, जो पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान रहा है, वो ओपन और 1 डाउन करता है। अगरचे उसने PSL के चंद मैचेस में इनिंग्स में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, लेकिन आप तजर्बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिर्फ 3 बैट्समैनों पर आप खेल लें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज, और बाकी आपकी बैटिंग बिल्कुल वर्नरेबल है। और कल यही हुआ कि एक ऐसी टीम, उसका जो फास्ट बॉलर था लिजार्ड विलियम्स, वो अपना दूसरा मैच खेल रहा था, 35 रन देकर उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और जो उनके फास्ट बॉलर्स थे स्पीड जनरेट कर रहे थे, हम उनके आगे बेबस नजर आ रहे थे। उनका स्पिनर आप देखें, जॉर्ज लेंडा, जिसने पहली गेंद पर जब आउट किया रिजवान को,
तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में रिजवान 7वें बैट्समैन बने और पाकिस्तान के दूसरे बैट्समैन बने जो किसी T20 इंटरनेशनल मैच की पहली गेंद पर जो है आउट हुए। इनसे पहले कामरान अकमल अगस्त 2009 में श्रीलंका के खिलाफ आउट हो चुके थे। तो समझ में नहीं आता, रवैया समझ नहीं आता कि कभी हम उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर उसी टीम के खिलाफ चेस करते हुए 180 1+ चेस कर जाते हैं और कभी विदाउट एनी प्रेशर उसी टीम के खिलाफ 140 रन बना पाते हैं 20 ओवर्स के अंदर। तो ये बिहेवियर क्या है, ये जो तब्दीली है, जो शिफ्ट है परफॉर्मेंस के अंदर, इसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है, वजह क्या है इसकी? इसीलिए तो इमरान, मैंने कहा ना, ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है और इसकी जिम्मेदार जो है टीम मैनेजमेंट है, जो किसी मरबूत हिकमत अमली के बगैर मैदान में उतर रही है। उनको देखें वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करके आते हैं कि शॉर्ट पिच गेंदें करनी है, स्पिनर ने अगर फ्लाइट देनी है तो लॉन्ग ऑफ उन्होंने पहले ओवर से रखा हुआ था जहां पर मार्करम ने कैच लिया रिजवान का। वो बाकायदा होमवर्क करते हैं, प्लान करते हैं। हम लोग बगैर प्लानिंग के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाकर मैदान में उतर जाते हैं और फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, मिर्जा साहब, तब्दीली के हवाले से बात करें, आपने पहले भी डिस्कस किया कई बार मिडिल ऑर्डर, अब हम उसको सेट नहीं कर पा रहे। हम ओपनर, कल हमने देखा टीम में 2 चेंजेस भी हुई, शर्जील को खिलाया लेकिन शर्जील पाबंदी के बाद खेले, खातिर खार रिजल्ट नहीं आया। तो क्या लगता है कि हमें किस तरफ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल ऑर्डर? देखिए अरमला, मिडिल ऑर्डर में हमें एक सीजन कैंपेनर की जरूरत है और मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि शोएब मलिक की अशद जरूरत है इस टीम को। एक ऐसा बैट्समैन जो फंस के खेल सके, जो स्ट्राइक को रोटेट कर सके। हमारे यहाँ विकेटें गिरती हैं तो दोनों एंड से गिरना शुरू हो जाती हैं और अगर शुरू वाले आउट हो जाए तो नीचे वाले अंडर प्रेशर हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर वाले। तो इसके लिए इनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हारिस सुहेल एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको आप लेकर आए, शोएब मलिक को लेकर आए। मिडिल ऑर्डर में आपके पास हैं प्लेयर्स जिनको आप मौका दें, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आप प्लानिंग करेंगे मुस्तकबिल की, तो फिर यही नतीजा बरामद होगा जो कल बरामद हुआ। मसला सिर्फ नीयत का है या कोई क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहता मिर्जा साहब? क्योंकि हमारे पास पहले हम रोते रहते थे कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है, अच्छा बैट्समैन नहीं आ रहा। अच्छे बैट्समैन 2-3 आ गए हमारे सामने, आपने खुद भी नाम लिया, लेकिन अब हम उनको प्लेस नहीं कर पा रहे। अब प्लेस करना तो टीम मैनेजमेंट का काम है ना, और दूसरा ये कि उसके ऊपर ट्रस्ट करना या एक लड़के को ट्रस्ट देना कि तुम्हें इस नंबर पे खिलाएंगे, अगर तुम फ्लॉप भी होते हो 1-2 मैचेस के अंदर तो तुम परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि बाबर आजम शुरू में चैलेंजेस का शिकार है, लेकिन फिर उन्होंने जबरदस्त नंबर 1 प्लेयर के तौर पर अपने आप को प्रूव किया। तो ये ट्रस्ट कौन देगा उस एक प्लेयर को जिसको सीजन कैंपेनर कह रहे हैं हम? ये ट्रस्ट तो टीम मैनेजमेंट देगी ना। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस अपने जमाने के नामी गिरामी क्रिकेटर्स रहे हैं। आप देखें, दानिश अजीज को 2 वनडे खिलाए, उसके बाद तीसरे में ड्रॉप कर दिया। आप ट्रस्ट तो दें, कम से कम उसको ये कह दें कि भाई ये तुम्हारा दौरा पूरा, तुम तमाम मैचेस खेलोगे, अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर अगले दौरे में तुम शामिल नहीं होगे। लेकिन बजाय ट्रस्ट देने के 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद ले आते हैं। तो कॉन्फिडेंस कौन देगा? टीम मैनेजमेंट देगी। इसकी वजह भी यही है कि प्लेयर्स भी उस तरह से कंसिस्टेंट होकर नहीं खेलते, क्योंकि उन्हें पता होता है या उनके बैक ऑफ द माइंड उनके चीज दिमाग में होती है बात कि अगर हम नहीं एक मैच में परफॉर्म करेंगे तो शायद अगले मैच में हम आउट हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की आपने पहले भी एग्जांपल दिए कि उनको 1 या 2 मैचेस खिलाए जाते हैं और मैच की बेस पे डिसाइड किया जाता है, ना कि सीरीज की बेस पे। बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया अरमला। यही होता है कि प्लेयर्स के दिमाग में यही होता है कि अगर नहीं परफॉर्म किया शायद अगला मैच खेलें या ना खेलें। और जिस तरह इमरान कह रहे थे, बाबर आजम 2015 में जब उन्होंने डेब्यू किया और टेस्ट मैचेस में नाकाम हो रहे थे, लेकिन उनको मौके मिलते रहे और फिर वो एक बड़े जबरदस्त बैट्समैन के रूप में सामने आए। हम अब भारत की मिसाल ले लें या दीगर ममालिक की मिसाल ले लें, वहाँ यंगस्टर्स को अगर वो खिलाते हैं तो उसे पूरा मौका देते हैं। हमारे यहाँ खिलाते हटा देते हैं, खिलाते हटा देते हैं। तो जब कॉन्फिडेंस आप नहीं देंगे प्लेयर को तो फिर लाजमी बात है वो परफॉर्म अगर नहीं कर पाएगा तो वो किससे पारी ना बन जाता है। अब एक सऊद शकील है बैट्समैन, वो मजबूरन चूंकि जख्मी हो गया वो नहीं आया, वो बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। माजी में हम साद अली को लेकर गए, बेशुमार मिसालें ऐसी प्लेयरों की कि जो गए और क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह सफर करके वापस आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब मैं जरा PSL के रोल पे बात कर लेता हूं, क्योंकि टीम सिलेक्शन में इस वक्त लगता है PSL की हैसियत कलीदी हो गई है। जो हमारी दीगर डोमेस्टिक क्रिकेट है वो पीछे चली गई है। अब PSL के 2 मैचेस के अंदर आप बेहतर परफॉर्म करें, टीम में जगह बना लें। मोहम्मद वसीम तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही फैसले करते नजर आते हैं जो पब्लिकली अप्रिशिएट किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं PSL की बेस पे टीम की सिलेक्शन हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज करी है, खासतौर पे बैटिंग को? ऐसा लगता है आपको? देखिए, मोहम्मद वसीम जब
आए थे हमें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ते थी। इमरान उससे के यंग आदमी है, वो डच नेशनल है, हॉलैंड में भी कोचिंग कर चुके हैं, खेल चुके हैं। हम जब वो आया तो हमने कहा कि ये इंसाफ से सिलेक्शन करेंगे, लेकिन लगता ये है कि उनकी डोरियां भी पीछे से कोई और खींच रहा है, और वो लैपटॉप रख के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर बन गए, और वो जिस तरीके की सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी गलत है। उसको उनको देखना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि नहीं जी अभी इसको मौका दें, तो आप ईमानदारी से काम करें ना। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो है ना डेडिकेशन की, ऑनेस्टी की कमी है, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग तज्जिया दिया इस हवाले से। और वही बात के जो भी होता है एट द एंड क्रिकेट टीम की एक प्रॉपर हमने एक बहुत पीक टाइम देखा, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें या इस तरह की हम वाक़यात देखते हैं कि प्लेयर्स उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है, परफॉर्म नहीं करे, टीम की ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस को बहुत बुरा लगता है। और दो चीज़ें, जब भी मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होने की बड़ी वजह समहाउ मीडिया प्रेशर या खबरों की बुनियाद पे अगर आप किसी को टीम के अंदर लेके आएंगे या निकालेंगे तो कभी भी मामला ठीक नहीं होंगे। हम क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, जब भी हम बात करते हैं अक्सर क्रिकेटर नाला नजर आते हैं मीडिया से कि जी आपको क्रिकेट का क्या पता है, तो हमें इतना तो पता है कि भाई कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। तो अगर उस जैसी हमारी टीम नहीं खेली तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है ना, उसे कहीं ना कहीं फिक्स तो करना है। इसी पे हम बात कर रहे थे, बात इस पे होती रहेगी, करें कि अगले मैच के अंदर हम जीतें, दुआएं हमारी। अल्लाह करे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शो के आगाज़ में हमने रमज़ान के हवाले से बात की थी, अब रमज़ान की बात की है तो यूटिलिटी स्टोर्स की भी बात करेंगे कि क्या सिचुएशन। बिल्कुल, और चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त, हुकूमत की कोशिश ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमाद अज़हर साहब ने इससे पहले बताया था, और वज़ीर आज़म खुद इनफैक्ट कह चुके हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ये इस बात को पॉसिबल करेंगे कि जो अशियाए ख़ुरोनोश है न सिर्फ मौजूद हों बल्कि सस्ते दामों मौजूद हों। और हमाद साहब ने तो ये भी खबर सुनाई थी कि पिछले कई अरसे के बाद, तकरीबन 10-11 साल के बाद, न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स ने ब्रेक इवन अचीव किया बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की भी चांसेस मौजूद हैं। इस वक्त हमें एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव हमारे साथ हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि जो 7.8 पैकेज सब्सिडी का दिया है गवर्नमेंट ने, इसका इम्पैक्ट गरीबों तक कैसे पहुंच रहा है, और कुछ हमारे जो प्राइमरी कंसर्न्स हैं इनफैक्ट उन पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो के अंदर। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपके एंड से ज़रा हमें हमारे सामने एक पिक्चर रखिए कि रमज़ान को लेकर आपकी क्या तैयारी है, आवाम को क्या रिलीफ यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से मिलने जा रहे हैं इस रमज़ान के अंदर। जी थैंक यू सो मच। पहले तो जी जो नेशनली 7.8 बिलियन रुपीस का ये पैकेज है, और इसमें आज तक जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, दिस इज़ द एवर हाईएस्ट पैकेज जो 7.8 अरब पे मुहित है। इसमें 19 आर्टिकल्स हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, और इतना ज़्यादा डिस्काउंट इससे पहले नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप चीनी पे चले जाएं तो वो 68 रुपीज़ की है मार्केट की प्राइस, आपको खुद मालूम है। अगर आप आटे पे चले जाएं तो 800 रुपये का 20 kg बैग है, और घी जो है वो 170, और इसके साथ 19 अदर आर्टिकल्स हैं जिसमें रेड सिरप शामिल है, जिसमें बेसन शामिल है, खजूरें हैं, चाय है, और ये तमाम अशिया जो हमारी सहर और अफ्तार के वक्त दोनों जो इस्तेमाल होती हैं, तो इसको मलूज़ खातिर रख के ये पूरा एक पैकेज बनाया गया है जो 10 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और 4 रात तक इंशाल्लाह कंटिन्यू। चले, अल्लाह करे आपको कामयाबी हो। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या अशिया मिल रही हैं या नहीं मिल रही, चूँकि तो एक प्राइमरी सा क्वेश्चन है, किया जाता है। ओबियसली आप तक जो खबरें आ रही होंगी उसके मुताबिक तो अशिया मिल ही रही होंगी, लेकिन मैं आपसे मैकेनिज्म पूछना चाहूँगा, आपने मैकेनिज्म क्या बनाया है जिसके ज़रिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन रहे कि चीनी अगर सस्ती है तो मिल भी रही है, वो मैकेनिज्म शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हमारे पास जी स्टॉक्स तो बहुत मौजूद हैं, हमेशा की तरह आज भी स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्पेशली जब इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंशियल है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग चाहते हैं कि आज ही 1 महीने की रसद ले जाए। तो जब आप कोशिश करेंगे कि आज ही 1 महीने की रसद ले जाएंगे तो जो नेक्स्ट आने वाला होगा उस पर नहीं होगा, फिर शिकायती होगी। यूटिलिटी स्टोर पे गए तो जी स्टॉक्स नहीं थे, चीनी नहीं थी, आटा नहीं थी। अगर आज हमारे स्टोर की कैपेसिटी 2000 लोगों को अकोमोडेट करने की है, तो अगर 4000 आ जाएंगे तो ऑफकोर्स उसमें चीज़ें शॉर्टेज होंगी। बट द पॉजिटिव साइड एंड द गुड साइन इज कि हमारे पास एम्पल बहुत स्टॉक मौजूद है, पूरे महीने का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, कोई स्टॉक्स में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह।
चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरी जानिब चूँकि कोविड का सीज़न है तो हमने, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर ओबियसली गरीब आदमी के लिए 10, 12, 15 रुपए किलो के ऊपर बहुत मैटर करते हैं। मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहा है। आपके काउंटर्स के ऊपर एक तो एम्प्लॉइज़ यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर यूजुअली इतने ज़्यादा हैं और फिर लोगों के ऊपर प्रेजेंस उसको डबल कर देती है। तो इस कोविड सीज़न के अंदर SOPs को कैसे आप यकीनी बना रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर लोग चीज़ें लेने जा रहे हैं, कोई अहकामात आपने जारी किए हैं मकामी इंतज़ामिया को? जी, एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्ती है कि हम अब फुल कैपेसिटी पे अपने स्टोर्स में लोगों को अलाउ ना करें। तो हमने ये SOP ये रखी है, अल्लाह करे जी लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमसे झगड़े ना इस मौजू पे, कि हमारे स्टोर की जो कैपेसिटी है उसके सिर्फ 50% जो लोग होंगे उनको हम स्टोर में जाने की इजाज़त देंगे, बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा। और फिर आपके कैमरास ज़रूर जाएंगे और कहेंगे जी यूटिलिटी स्टोर्स पे लाइनें लगी हुई हैं। तो हमारी मजबूरी है, एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ सब चाहते हैं कि जिस वक्त वो आए उसी वक्त उनको सब कुछ मिल जाए। यानी आज शाम को देख लीजिएगा, तमाम लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया होगा और चाहेंगे शाम को ही हमें सब कुछ मिले, एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं। तो फिर हमारी एक कैपेसिटी है जिसको हम सर्व करें, बट कोशिश है। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना देख लीजिए कि आज शाम 6 बजे के बाद सब लोग रुक करेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक्स कम होंगे। नहीं, आपके बिहार पे खैर ये अपील तो हम भी करेंगे जी कि थोड़ा सा सारी बात हर इदारे की हर जगह की कैपेसिटी है उसका ज़रूर ख्याल रखें और ताउन करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा। कोविड की बात भी है क्योंकि अगर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को केटर नहीं किया जा सकता तो अभी जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं चूँकि मैकेनिज्म के हवाले से, एक तो उमर साहब क्या ये बेहतर ना होता कि कोई ऐसा सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास, कोई ऐसा कंट्रोल रूम आप अपने पास बना लेते जैसे कि आप अपने ऑफिस में हैं, जिससे कम से कम ऑन लैपटॉप या इंटरनेट के ऊपर आपके पास ऑनलाइन कमोडिटीज़ की डिटेल्स आती रहती। जैसे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सर, कोई जूतों का या कपड़ों का, अगर कहीं पे कोई हमें साइज़ या उस टाइप की शर्ट या जूता ना मिले तो उनको पूरे पाकिस्तान में इल्म होता है कि कहाँ पे ये मौजूद है, कितनी मौजूद है। तो ऐसा कोई सिस्टम यूटिलिटी स्टोर्स का भी हो कि आपके इल्म में रहे ज़ाती तौर पर, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट गवर्नमेंट का भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी है और ओबियसली जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सर, आई विश वी कुड डू दैट। आपका आज की दुनिया में ये कोई अचंभे की बात नहीं कि जो भी आपने बताया और बहुत सही बताया। अनफॉर्चुनेटली जी, सिंस 1971 ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जुलाई 1971 में, आज तक इस पर कंप्यूटर्स नहीं लगे। ये पहली दफ़ा है कि कंप्यूटर्स लगना अब हमने शुरू कर दिए, हमारा प्रोसेस शुरू हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इस रमज़ान में ये सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। बाय 30 जून हमारे तमाम स्टोर्स और वेयर हाउस लिंक हो चुके होंगे, तब ये फैसिलिटी होगी। अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ मेरे पास शायद ये लग्जरी नहीं है। ठीक हो गया। सर, साथ साथ अगर हम यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रोडक्ट क्वालिटी के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि जब हम यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो उन्हें A+ कैटेगरी या दीगर जो भी मियारी अशिया नहीं मिलती हैं। सो इस बात को मेक श्योर करना कि वहाँ पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पड़ी हो वो तमाम लोगों को एक जैसी ही क्वालिटी की अवेलेबल हो। जी, मैं काफ़ी प्रोग्राम्स पे यही जवाब देता हूँ, शायद वो एक कॉमन जवाब बन गया। मेरा सबको सबसे रिक्वेस्ट ये, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मैं किसी घी मिल के पास या शुगर वाले के पास जाऊंगा कि मुझे इंफीरियर क्वालिटी की शुगर बना के दें क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर पे बेच दी? क्या किसी घी मिल वाले के पास जाऊंगा कि मुझे इंफीरियर क्वालिटी घी बना के दें क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर पे बेचना? और क्या मुझे आटा खराब दें ताकि मैं? हमारा ऐसा इंटेंट नहीं। Yes, there could be problem in production, समय कोई बैच ऊपर नीचे, लेकिन हमारी हतल बसा जहाँ से कोई भी रिटेलर जाके चीज लेता है, रेड सिरप हम रेड सिरप बनाने वालों से लेते हैं, अचार हम उनसे लेते हैं, तो ये मिथ तो मैं नहीं कहूँगा। यस, दालों में ग्रेडिंग है। असल में एमडी साहब पता है क्या रहा है, आपकी बात दुरुस्त है, आप शायद बेहतर तरीके से काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए, तो आपकी सोच है। लेकिन आपको मालूम है कि ऐसे इदारों के अंदर जब खरीदो फरोख्त की जाती है तो उसमें अच्छी चीज़ के पैसे दे के बुरी चीज़ ली जाती है और एक A+ के पैसे दे के A या B कैटेगरी की चीज़ दी जाती है। तो ये कंसर्न्स इतने पुराने हैं तो इस वजह से लोगों का एतमाद बहाल होने में भी तो इदारों पे वक्त लगता है ना, तो ये हमारा बेसिकली कंसर्न है। पूछना आपकी बात बजाय जी, आई फुली एग्री विद यू, लेकिन सर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में नहीं हो सकता, अनब्रांडेड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चावल में हो सकता है, दालों में किसी हद तक हो सकता है, लेकिन जो ब्रांडेड डब्बा पैक हम चीजें मैन्युफैक्चर से लेते हैं उसमें नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं अगर किसी के पास जाऊं कि नहीं मुझे एक इंफीरियर क्वालिटी घी या एक इंफीरियर क्वालिटी घी जो मार्केट में भी बिक रहा है
वो मैं लाके बेचना शुरू, शायद उसकी पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हम टॉप ब्रांड्स मैन्युफैक्चर से घी लेते हैं, इसी तरह चीनी हम उन्हीं शुगर मिल से लेते हैं जहां से आम रिटेलर लेता है, तो उसमें कोई हमारे लिए बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटी चीनी बना के मोहम्मद साहब, वी डू अप्रिशिएट जिस तरीके से आपने आगाज़ किया, तो अल्लाह करे कि चांद रात तक ये ऐसी सूरत हाल रहे। विद दैट आपके तवज्जुह से लोगों से एक बार फिर हम अपील करते हैं कि कोऑपरेट करें यूटिलिटी स्टोर्स के साथ, और यूटिलिटी स्टोर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम टिल लास्ट रमज़ान कमोडिटीज़ के ऊपर एक चेक रखें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और आपने अपने ख्यालात मसद किया। POC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। खैर रमज़ान एक्सप्रेसो स्पेशल शाम 5 से 7 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है, तो इंशाल्लाह कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक रमज़ान मुबारक इन एडवांस।